बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 39 है और चैप्टर नंबर 10 और 10th क्लास है हमारी। और इसमें हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज हमारे पास चैप्टर 10 की, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी जो स्टूडेंट्स, हम बुक पे आ चुके हैं और जिस बुक से हम यूजुअली पढ़ते हैं उस बुक में ये अनफॉर्चुनेटली MCQs नहीं थे, तो आपको इस तरह के प्रिंट में ही ये जो है एक और बुक डाउनलोड की तो उसमें है। तो खैर जी, अब हम एक तो पहली बात ये है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, और दूसरी बात ये है कि इसमें मैं कोशिश करूँगा कि इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊँ कि एक तो आपको सारे के सारे जो 20 MCQs हैं वो बिल्कुल ऐसे फटाफट से याद हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। और दूसरी कोशिश मेरी ये है कि इस तरह से समझाया जाए कि पूरा जो आपका चैप्टर है वो एक किस्म का आपका रिवाइज हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। ठीक है, तो हम जी रेड बॉल पेंट ले लेते हैं। कह रहे जी है बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज एन एसिड विच ऑफ द सब्सटेंस इज नॉट अ बेस। कह रहा है कि भाई बेस क्या होता है, जो कि हमारे पास है अपना बेस इज सब्सटेंस, बेस एक सब्सटेंस है, ठीक है, विच न्यूट्रलाइज एन एसिड, जो कि एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। तो कहते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो बेस नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई, एक्वस अमोनिया हमारे पास बेस है NH3, ठीक है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी बेस है। तो कौन सा बेस जो है वो नहीं है, तो वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये वाला जो है वो आंसर है। लेकिन चूँकि हमने टिक जो है वो करेक्ट आंसर पे करना था, तो हमें जो है वो सारा रेज करके सिर्फ हमारा जो है वो बी पार्ट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यह सोडियम क्लोराइड हमारे पास जो है वो बेस नहीं है, बल्कि ये साल्ट है, और जिसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। उसके बाद ही हमारा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है जी कि लिविस एसिड बेस कंसेप्ट हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। कहते हैं कि जो लिविस एसिड बेस के कंसेप्ट हैं उनमें जो 4 आपको दिए गए उनमें सब करेक्टरिस्टिक हैं, सिर्फ एक नहीं है। आपने ढूंढना है कि भाई कौन से वाला करेक्टरिस्टिक जो खसूसियत है वो लिविस एसिड बेस कंसेप्ट ने नहीं डिस्कस की और ना उसके अंदर होती है। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है जनाबे वाला फॉर्मेशन ऑफ एन अडक्ट। तो बिल्कुल ठीक है जी, हमारे पास लिविस एसिड बेस जब मिलते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसे हम अडक्ट का नेम देते हैं। तो पहला ए पार्ट जो है वो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ढूंढना है जो लिविस बेस के अंदर कंसेप्ट के अंदर करेक्टरिस्टिक ना हो। अडक्ट वाला तो करेक्टरिस्टिक है, तो लिहाजा बी पार्ट अब देखा, उसमें लिखा हुआ है जी फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बिल्कुल ठीक है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है उनके दरमियान तो ही अडक्ट बनती है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो है वो एक ही एटम जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, तो फिर हमारे पास जो है वो बॉन्ड बने, तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जैसा कि हमारे पास लिविस एसिड बेस के अंदर होता है। उसके बाद है जी सी पार्ट। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ अपना सी पार्ट को, इसे जूम भी कर लेते हैं। सी पार्ट क्या है जी, डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, कि हमारे पास इसमें डोनेशन होती है और एक्सेप्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन के जोड़े की। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल जी हमारे पास ये सब होता है लिविस बेस के अंदर। ठीक है, लिविस एसिड बेस के अंदर। उसके बाद है जी डी पार्ट। डी में कह रहा है कि डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रोटॉन। तो जी ये तो नहीं होता प्रोटॉन वाला। ठीक है, प्रोटॉन वाला जो है वो किस में होता है, हमारे पास बॉन्डेड लोरी कंसेप्ट में होता है, जिसमें H+ जो है प्रोटॉन जो नेट करता है एसिड। ठीक है, तो लिहाजा हमारा डी पार्ट करेक्ट है, क्योंकि लिविस एसिड बेस के अंदर प्रोटॉन का कंसेप्ट नहीं है बल्कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। तो लिहाजा तीनों जो A B C हैं वो तो करेक्टरिस्टिक हैं लेकिन डी नहीं है,
तो डी ही जो है हमारा आंसर है करेक्ट। उसके बाद है जी हमारे पास थर्ड वन, एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर, कि हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो देखें जी हमारे पास एसिटिक एसिड जो है वो फ्लेवरिंग ऑफ फूड के अंदर इस्तेमाल होता है। अब भी बाकी आंसर्स क्यों नहीं करेक्ट, क्योंकि हमें बुक में उन्होंने बताया नहीं है इसके यूज, ये वाले हमें तो बताया था फ्लेवरिंग ऑफ फूड है, ठीक है, और प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है एसिटिक एसिड। और भाई मेकिंग एक्सप्लोसिव के लिए क्या इस्तेमाल होता था हमारे पास, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और एचनिंग क्लीनिंग के लिए भी नाइट्रिक एसिड था, ठीक है। और उसके बाद जो क्लीनिंग एजेंट था हमारे पास अपना क्लीनिंग मेटल्स के लिए वो था हमारे पास HCl। तो हमारे पास जो है एसिटिक एसिड किस लिए यूज़ होता है, फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास फोर्थ वन, अ साल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, कि हमारे पास जो साल्ट है वो किससे मिलके नहीं बनता, ठीक है। तो अब देखना हमने भी किन किन से मिलके बनता है, जिन जिन से मिलके बनता है वो वाले हमारे आंसर जो हैं वो नहीं होंगे, सिर्फ एक आंसर हमने ढूंढना है जिससे साल्ट मिलके नहीं बनते, ठीक है। पहले है जी मेटालिक कैटाइन, तो बिल्कुल ठीक है जी, मेटालिक कैटाइन जो है वो हमारे पास कहाँ से मिलता है, मेटालिक कैटाइन बेस से, ठीक है, हमारे पास बेस से जो है वो मेटालिक कैटाइन मिलता है। और उसके बाद जी नॉन मेटालिक N9, तो जो हमारे पास नॉन मेटालिक N9 होता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, एसिड से। उसके बाद जी N9 ऑफ अ बेस, तो ये हमारे पास रॉन्ग है, तो ये हमारे पास इससे मिलके नहीं बनता। उसके बाद डी पार्ट है N9 ऑफ एन एसिड, तो बिल्कुल ठीक है जी, एसिड के जो N9 होता है उससे मिलके बनता है, ठीक है। तो हमारे पास बेस का वो N9 नहीं होता, बल्कि क्या होता है, बेस का कैटाइन होता है। ये सारी चीज़ समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको भी इसे अच्छे से क्लियर हो जाए ये वाला। तो देखिए हमारे पास फर्ज करनी थी HCl, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है, NaCl प्लस NaOH, तो बना गया अभी हमारे पास, इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, NaCl बना प्लस H2O बना, ठीक है। अब भाई देखेंगे किस तरह से बने थे हमारे पास H प्लस, ठीक है, बल्कि इसको हमें जो है वो सिंपल कर लेते हैं। तो देखेंगे HCl और NaOH, ठीक है, NaCl प्लस H2O, इसको हम रेज करके यहाँ पे सही तरह करके लिख लेते हैं इस जगह पे, ठीक है। क्या जी, NaCHCl प्लस NaOH मेक्स NaCl प्लस H2O। तो देखें जी अब हमारे पास किस तरह ये साल्ट बना। आपको पता है कि HCl जो है वो किस में, जब इसके आयंस बनेंगे तो H प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक है। और इसी तरह से जब Na और OH के आयंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं हमारे पास, Na हमारे पास जो है वो प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। अभी NaOH थी हमारे पास बेस, यहाँ से हमें क्या मिला है, कैटाइन, ठीक है, ये Na प्लस जो है वो क्या है, कैटाइन है, ठीक है। और Cl नेगेटिव क्या है, एनाइन। आपको पता है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो ऐसा आइन तो वो एनाइन कहलाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो कैटाइन कहलाता है, ठीक है। अब भाई देखें कैसे मिला, अब ये देखें, इसको अगर हम फिर दोबारा से देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास साल्ट किस किस से मिलके बना है, मेटालिक कैटाइन, बिल्कुल ठीक है जी, हमारे पास Na प्लस जो है मेटल है तो वो कैटाइन से है, ठीक है। और नॉन मेटालिक एनाइन, तो Cl नेगेटिव जो है वो नॉन मेटालिक है और N9 है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखता है जी N9 ऑफ अ बेस, बेस में से N9 लिया है, हालांकि बेस हमारी NaOH है और इसमें से हमने क्या लिया है, कैटाइन लिया है। N9 तो भाई एसिड से लिया है, तो लिहाजा C पार्ट हमारा जो है वो होगा कि भाई इससे मिलके
नहीं बनता। और डी पार्ट क्या है, एन एनाइन ऑफ एन एसिड, कि एसिड से आपने एनाइन लेना है। तो बिल्कुल ठीक है, ये देखें ज़रा, एसिड HCl और Cl नेगेटिव जो है एनाइन है, तो एसिड से बिल्कुल एनाइन आ रहा है। तो उम्मीद है आपको डिटेल से जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस लिए हमारा 4 का सी पार्ट है और बाकी तीनों पार्ट जो हैं वो मिलके साल्ट बनाते हैं। ठीक है, तीनों पार्ट में से नेम उनके यही हैं। ठीक है, नॉन मेटालिक एनाइन या फिर हमारे पास एंड एनाइन ऑफ एन एसिड, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट 5। इसमें कह रहा है भाई कि इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट, कि अगर हमारे पास लिक्विड की जो pH है वो 7 हो तो फिर क्या होगा, बी अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। तो क्या कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड होगा भाई, pH का कलरलेस और ऑर्डरलेस से क्या ताल्लुक होगा, जो ये आंसर हम टिक कर दें। तो लिहाजा इट मीन्स कि ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीजीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई pH का तो हमने एसिडिक बेसिक के साथ देखा था ताल्लुक, या न्यूट्रल के साथ देखा था। तो फ्रीजिंग और बॉइलिंग का तो हमने पढ़ा ही नहीं, ना ही होता है, तो ये भी नहीं। फिर उसके बाद है जी बी न्यूट्रल। हाँ, ये कुछ समझ आ रही है कि भाई जिसकी pH 7 हो, हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और pH जब 7 से नीचे आए तो एसिडिक होता है, और pH जब 7 से ऊपर हो तो वो बेसिक होता है। तो बी या न्यूट्रल वाला जो आंसर है वो ठीक है आपका, तो लिहाजा सी पार्ट आपका करेक्ट है। इसे मैं ज़रा सर्कल भी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको वाज़ेह हो जाए। उसके बाद है जी हमारे पास डी पार्ट। डी पार्ट में कहता है बी अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर। तो pH का कंटेनिंग वाटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वाटर हो चाहे ना हो तो उसकी pH हमें मिल सकती है। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि वाटर की pH 7 होती है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर जो है वो वाटर होगा। ठीक है, तो pH 7 किसी की भी होगी तो लाजमी नहीं है वो वाटर ही हो, कोई भी हो तो हम उसको कहेंगे भाई ये न्यूट्रल है। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट 6th, कह जी अ साल्ट ऑलवेज, कि जो हमारे पास साल्ट है वो हमेशा क्या होता है, कंटेन्स आइंस, क्या भी उसके अंदर हमेशा आइंस होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो आयन से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि आपके पास जो था एसिड, उससे आपके पास मिला था एनाइन, और बेस में से आपने लिया था कैटाइन, तो फिर जो है वो मिलके साल्ट बना रहे थे। ठीक है, जैसे अभी अभी हमने एग्जांपल किए ना ऊपर, ये वाली NaCl वाली, तो देखें HCl एसिड है, यहाँ से आपने एनाइन लिया, और NaOH बेस है, यहाँ से आपने कैटाइन लिया, एनाइन और कैटाइन मिले आइंस, और NaCl नमक बन गया। अब भाई चलें, ए पार्ट तो हमें समझ लग गई कि जी आइंस है, बाकी क्यों नहीं ठीक। ठीक है, अगर उन्होंने एग्ज़ाम में ए वाला बाद में दे दिया बाकी पहले दे दिया, तो फिर इनको तो जज करना है ना हमें कि भाई ये क्यों नहीं ठीक है आंसर। तो देखें जी, कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता तो है, लेकिन लाजमी तो नहीं है हर साल्ट के अंदर हो। ठीक है, अब जैसे NaCl है, इसके साथ थोड़ी कोई डार्ट 5H2 या डार्ट 2H2 लगा हुआ है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो हमारे पास कुछ में था, जैसे कॉपर सल्फेट था CuSO4 डार्ट 5H2O, कैल्शियम सल्फेट था CaSO4 डार्ट 2H2O। तो इट मीन्स कि हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। ठीक है, उसके बाद जी डिज़ोल्व इन वाटर। तो डिज़ोल्व इन वाटर वाली बात भी गलत है, क्योंकि हमने जब साल्ट की प्रिपरेशन की थी तो हमने आपको बताया था कि 4 जो थे उसके मेथड्स वो हमने सोलबल के पढ़े थे, कि जो पानी के अंदर हल होते थे, और एक जो था वो इनसोलबल का था। तो इट मीन्स कि तमाम साल्ट जो है पानी के अंदर हल नहीं होते, कुछ इनसोलबल भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट है जी फॉर्म्स क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई ये क्रिस्टल्स बनाते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है। तो ये बात भी हमारे पास गलत है कि हमारे पास क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी लाजमी नहीं है गुजरे। ठीक है, बाद में से गुजर सकती है, बाद में से नहीं गुजर सकती, और हो सकता है किसी को क्रिस्टल ना भी बने। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि भी मोस्टली ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के पास होना लाजमी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट 7 में कह रहा है कि जी डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट
डाइल्यूट एसिड का हमें आपको पहले बता चुके हैं कि ऐसा एसिड ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर एसिड कम और पानी ज़्यादा डाला हो तो उसे बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, तो क्या क्या बनाता है, और सिर्फ एक चीज़ नहीं बनाता, यानी जो आंसर्स दिए हुए हैं ए बी सी डी, इसमें से 3 चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, एक नहीं करेगा। आपने जो है ना वो ढूंढ के बतानी है कौन सी है। देखें जी, सबसे पहले तो जो है वो हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, पानी भी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन जो है हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो डी पार्ट है, ठीक है। तो पिछले जो बाकी हैं हम टिक्स वो मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हमारा जो है आंसर वो डी पार्ट है, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखें आपने हमने जो है वो जब इसको पढ़ा था रिएक्शंस को एसिड्स के, तो हमने देखा था कि जब मेटल्स के साथ उसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन का अपना एसिड्स का, तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ हमने पढ़ा था तो तब हमारे पास CO2, ठीक है, और H2O और साथ में जो है वो साल्ट प्रोड्यूस हुआ था। जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड वाली प्रॉपर्टी, उसके अंदर हमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स के साथ इसका रिएक्शन करवाया था। उसके बाद है जी हमारे पास 8, इसमें कह रहा है कि जी इन द प्रेस्पिरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट्स विच वन ऑफ द फैक्ट्स इज इनकरेक्ट। कहते हैं कि हमारे पास जो प्रिपरेशन है उसके अंदर इनसॉल्युबल साल्ट के अंदर, तो कौन सा फैक्ट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकी प्रिपरेशन के दौरान। तो भाई हमने प्रिपरेशन के दौरान पहले तो समझ लेते हैं क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि भाई 2 जो है वो सोलबल साल्ट्स को मिक्स किया जाता है, ठीक हो गया, और फिर जब हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसमें से एक सोलबल होता है और एक इनसोलबल होता है, और वो बनते किस तरह थे, उनके दरमियान जो आयंस थे वो आपस में इंटरचेंज होते थे, ठीक है। तो फिर हमारे पास नया साल्ट जो बनते थे वो एक सोलबल होता था और एक इनसोलबल होता था। तो देखें भाई, अब पहली बात वो कह रहा है कि जी 2 सोलबल साल्ट आर मिक्स, तो ठीक कर रहा है, बाकी के होते थे 2 सोलबल साल्ट को मिक्स किया था। दूसरी बात कर रहा है बी में कि आयंस ऑफ बोथ साल्ट्स आर एक्सचेंज, तो बिल्कुल एक्सचेंज होते हैं आयंस। वन ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस इज़ इनसोलबल, तो ठीक है, एक जो है वो इनसोलबल जो बनता है, बाकी दूसरा सोलबल होता है। बोथ ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस आर इनसोलबल, तो ये गलत बात है डी, ठीक है। तो हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट है, तो लिहाजा हमारा ये आंसर है, बाकी ए बी सी जो है वो करेक्ट हैं। तो डी में कहता है भाई दोनों इनसोलबल बनते हैं, तो भाई दोनों इनसोलबल नहीं बनते, एक बनता है, एक नहीं बनता। उसके बाद है जी हमारे पास 9, और 9 में कह रहा है कि जी अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस। तो हमें पता है कि भाई जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो लिहाजा ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है जी। तो दूसरे में लिखा हुआ है जी साल्ट एंड गैस, तो नहीं जी, पानी होता है। साल्ट एंड एसिड, नहीं जी, साल्ट एंड पानी। साल्ट एंड अ बेस, तो नहीं जी, साल्ट एंड पानी, ठीक है, वाटर। तो लिहाजा ए पार्ट बस करेक्ट है हमारा, दूसरे तो बनते ही नहीं है, तो हम उन पर किस तरह से टिक कर दें। उसके बाद है जी 10 हमारा, अभी जी हाफ हुए हैं और हमारा 18 मिनट्स हो गए हैं, तो इट मीन्स कि ये लगता है 40 मिनट्स का होने वाला है। तो चलें एक ही लेक्चर में से कवर करते हैं ताकि आपका टेम्पो जो है वो बना हुआ है, आप कितनी टाइम निकाल के सारे काम जो है वो छोड़ के बुक लेके बैठे होंगे, तो लिहाजा हम इसको पूरे लेक्चर को इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर के अंदर सारे MCQs को। 10 वाला कह रहा है भाई द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4 -2 इज़। तो जी हमारे पास ये जो HPO4 -2 है ये बेस है, ठीक है, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। कब होता है बेस का कॉन्जुगेट एसिड? जब बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेती है बेस, तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, क्योंकि अब वो देने के काबिल हो जाती है ना प्रोटॉन। तो हमने लेक्चर नंबर अपना 19 में अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है ये वाला कॉन्जुगेट एसिड वाला सारा कंसेप्ट। तो देखिए जी हमारे पास जब ये प्रोटॉन एक लेगी, एक्सेप्ट करेगी, तो प्रोटॉन पे ऊपर होता है प्लस का चार्ज, ठीक है,
तो जब एक प्लस का चार्ज इसके ऊपर आएगा, ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे मैं प्लस का इसके ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है, तो प्लस का चार्ज जब आएगा तो इसमें इसके ऊपर है -2 चार्ज, ठीक है, और प्लस का चार्ज एक आ गया, तो +1 और -2 आंसर कितना आएगा, -1। तो इट मीन्स कि जब एक प्रोटॉन लेगा तो ऊपर अब -2 की बजाय क्या रह जाएगा, -1। तो लिहाजा आपका जो सी पार्ट है H2PO4 नेगेटिव, ये करेक्ट है। ठीक हो गया। और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं 11 की जानिब। अब बाकी क्यों नहीं है भाई, इसमें देखें H ही नहीं है, गैप किया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें H2 लिखा हुआ है, इसमें H3 लिखा हुआ है, तो ये उसने गलत लिखे हुए हैं, सिर्फ सी पार्ट ही करेक्ट है आपके पास। उसके बाद है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 11, कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द POH ऑफ 0.02 MCaOH ट्वाइस। तो हमें पता है आपको मोलैरिटी के लिए यूज़ करते हैं हम। तो भाई इसका जो है हम लेक्चर नंबर 31 के अंदर एग्जांपल्स कर चुके हैं, बिल्कुल उन्हीं लाइंस के ऊपर ही होना है। तो क्या लेते हैं, इसका नेगेटिव लॉग लेते हैं, और 0.02 को आप जब साइंटिफिक में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 2 × 10⁻² बनेगा ना भाई ये। और आपने इसका क्या लेना है, नेगेटिव लॉग लेना है कैलकुलेटर की मदद से। कैसे लेना है, मैंने कैलकुलेटर पे किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें जी, नेगेटिव लॉग लिया है हमने किसका, 2 × 10⁻² का। इस तरह से आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिख सकते हैं, और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.6989। तो इसलिए हमारा जो है वो चूँकि हमने क्वेश्चन था हल कर लिया है, पूरा पूरा इसका आंसर आ गया, तो हमारा जो है वो ए पार्ट इसका करेक्ट है। तो ए पार्ट हमारा जो है वो करेक्ट है कि 1.698 POH। ठीक है, POH के लिए हम नेगेटिव लॉग लेते हैं, pH के लिए भी नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज़ नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नहीं है। पहले तो हमें पता होना चाहिए भी एम्फोटेरिक होता है क्या है। तो एम्फोटेरिक हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो एज ए बेस भी रिएक्ट करें, ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड भी हो, ब्रोंस्टेड लोरी और बेस भी हो, तो उसे बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। तो भाई H2O जो है हमारे पास एम्फोटेरिक है, ये हमें पता है। पानी जो है एज ए एसिड भी होता है, एज ए बेस भी। उसके बाद NH3 जो है वो हमारे पास जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि हमारे पास NH3 को आपने कभी भी एसिड के रूप में नहीं देखा, ये बिल्कुल एक सीधा सादा सा बेस है। उसके बाद C है जी H3O3 नेगेटिव, ये भी हमारे पास एम्फोटेरिक है, कभी एसिड कभी बेस। SO4 नेगेटिव 2, ये भी एम्फोटेरिक है, कभी एसिड कभी बेस। लेकिन जो NH3 है वो आपके पास हमेशा एज ए बेस ही जो है वो वर्क करता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जी 13, इसमें कह रहा है जी द प्रोडक्ट ऑफ लीविस एसिड बेस रिएक्शन इज़ कॉल्ड अडक्ट। तो बिल्कुल हमें पता है कि अभी लीविस बेस के जो रिएक्शन होता है उसमें जो प्रोडक्ट बनती है एसिड और बेस की मिलके वो अडक्ट कहलाती है। अब वो पूछ हमसे ये रहा है कि द बॉन्ड बिटवीन द अडक्ट स्पीशी इज़, तो उनके दरमियान भाई बॉन्ड कौन सा होता है। तो देखें पहले है कि जी आयोनिक बॉन्ड, तो आयोनिक बॉन्ड हमारे पास नहीं होता। भाई क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास H+ है, फ़र्ज़ करें उसके ऊपर तो आयन है, लेकिन NH3 के ऊपर तो नहीं आयनिक फॉर्म ना, उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास इजाफी है वो दे देगा और बन जाएगा अडक्ट। तो इट मीन्स आयोनिक नहीं होता, ठीक है। मेटालिक भी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मेटल्स लाजमी नहीं हो, मेटल, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड नहीं होगा। उसके बाद भी कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं होता। अब कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है जो नहीं होता, कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास तब बनता है जब 2 एटम्स हों, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम, तो ईच एटम से क्या क्या आए, 1 इलेक्ट्रॉन हर बंदा दे और मिलके जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे दो खाना लेकर आए हो स्कूल में, आपस में मिला के खाना खा लें तो कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है यहाँ पे। और ये क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जब एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दें, ठीक है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक ही एटम एक ही जो है हमारे पास सब्सटेंस दे। जैसे NH3 है, हमने डिस्कस किया था इसको लीविस जब हमने पढ़ा अडक्ट वाला। तो NH3 के पास 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन थे, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो H+ को देता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और फिर अडक्ट बनता था। तो लिहाजा जी इसका D पार्ट करेक्ट है। उसके बाद है जी 14 है जी द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द,
कि हमारे पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका क्या काम है, क्या वजह है इसकी, क्या किस चीज़ की ये जिम्मेदारी लेता है, ठीक है, यानी इससे क्या क्या होता है। तो भी देखें ए पार्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल्स, तो क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से हमें जो है वो मेल्टिंग पॉइंट उसका जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, ठीक है, इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेल्टिंग पॉइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक तो उसके दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उन पे होता है कि कितने बॉन्ड्स अगर ताकतवर हैं तो उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अगर बॉन्ड्स जो हैं वो कमज़ोर हैं, उनके दरमियान जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है, आपस में उनके दरमियान जो बॉन्डनेस है वो कमज़ोर या उसके ऊपर डिपेंड करता है। जबकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है बेसिकली शेप ऑफ क्रिस्टल को जो है वो उसके लिए उसमें मदद देता है, ठीक है। तो जब हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O या फिर हमारे पास कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O बना था, तो हमने डिस्कस किया था कि ये शेप के हवाले से क्रिस्टल को मदद करता है, तो लिहाजा हमारा सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। डी पार्ट क्यों नहीं करेक्ट, इसमें ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ क्रिस्टल लिखा है, तो भी ट्रांजिशन पॉइंट तो हमने बुक में नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन पॉइंट क्या होता है। तो ट्रांजिशन पॉइंट हमारे पास टेम्परेचर होता है जिसमें एक क्रिस्टल एन अदर क्रिस्टल के अंदर चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब है जी इसके बाद 15, कहते हैं कि यू वांट टू ड्राई गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स यू विल यूज़, तो कहते हैं कि आप जो है ना एक गैस को खुश करना चाहते हैं तो कौन सा जो है ना आप यूज़ करेंगे साल्ट। तो भाई हमें बुक वाले ने बताया है CaO यूज़ होता है, यानी कि हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे क्लाइम भी कहते हैं यही हम यूज़ करते हैं, तो लिहाजा हमारा आंसर यही होगा। और CaCl2 NaCl Na2 SiO3 के और यूजेस बताए हैं लेकिन ये नहीं बताया, तो लिहाजा हमें बुक से पता चला है कि इसका जो है वो CaO ही यूज़ होगी, जिसको आपने याद रखना है। उसके बाद है भाई हमारा 16 फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH thrice is precipitated out of solution when aqueous sodium hydroxide solution is added to the ferric chloride FeCl3। ये सारा उसने भाई रिएक्शन वगैरह दिया हुआ है, कहता भाई आप उसका कलर बताएं हमें। तो कलर आपने याद रखना है कि हमारे पास जो है वो ब्राउन कलर था, जब हमने लेक्चर नंबर 24 डिस्कस किया था तो मैंने आपको इसकी इन सब की पिक्चर्स भी दिखाई थी, टेस्ट जो ट्यूब थी उसके अंदर, ठीक है। तो इसका कलर ब्राउन होता है, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास 17 विच आइन इज़ द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, तो आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, ठीक है। तो वो कैसा है कि किस तरह से बनेगा, तो हमारे पास देखें जी ये वाला था, इसको हम राइट कर लेते हैं, आप दिखा देता हूँ कि हमारे पास H2SO4.H2O अपना .H2O कह दिया प्लस H2O H2SO4 प्लस H2O, ठीक है। जब ये मिले थे तो क्या बना था हमारे पास, एक तो बना था भाई H3O पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस मैं नीचे लिख रहा हूँ HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास बना था। तो हमारे पास जो है वो एसिड की क्या बनी, कॉन्जुगेट बेस जो बनी वो ये बनी हमारे पास HSO4 नेगेटिव, तो लिहाजा इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है हमारे पास HSO4 नेगेटिव। बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास S भी नहीं बचा ना ये बचा, तो हमारे पास जब हमने इक्वेशन की तो हमें नज़र आया, अपना रिएक्शन देखा तो हमें नज़र आया कि भी एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो HSO4 नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास 18, इसको भी अरेज कर देते हैं सारे को। कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीविस बेस, कि कौन सा हमारे पास जो है वो लीविस बेस है। तो भाई लीविस बेस हमारे पास ये NH3 है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो H+ के साथ भी आपने इसका रिएक्शन देखा था कि एडक्ट बनाता है। BF3 भी एसिड है, AlCl3 भी एसिड है, उसके बाद H+ भी एसिड है, तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर है वो सिर्फ ए पार्ट करेक्ट है कि ये हमारे पास लीविस बेस है। उसके बाद भाई सेकंड लास्ट हमारा है 19, ठीक है, और कह रहे कि अकॉर्डिंग टू द लीविस कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन, तो लीविस कंसेप्ट के हवाले से हमारे पास एसिड क्या होता है, तो एसिड भाई वो होता है जो क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके पेयर ऑफ
इलेक्ट्रॉन को। तो बाकी बातें सारी गलत हैं जो लिखी हुई हैं, तो डी पार्ट आपका करेक्ट है। ठीक है, डोनेट अ प्रोटॉन, एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये सारी बातें गलत है। ये जो डोनेट अ प्रोटॉन और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन है वो हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी के अंदर था। ठीक है, तो अब तो इसने लीविस का पूछा, तो लीविस में क्या होता है, जो एक्सेप्ट करे आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जोड़े को वो एसिड, और जो डोनेट करे वो बेस होता है। उसके बाद आज का हमारा लास्ट MCQs कह रहे हैं कि जी गिवन KWH+OH नेगेटिव 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भाई आपने व्हाट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ H+ इन प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी कंसनट्रेशन बतानी है। तो भाई इसको हम लेक्चर नंबर 27 में डिटेल से कर चुके हैं कि आपने क्या किया था। आपने कहा था भी जितने H+ हैं उतने ही OH नेगेटिव हैं, तो लिहाजा आपने OH नेगेटिव की जगह भी H+ लिखा था, और फिर H+ का क्या हुआ था स्क्वायर, फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया था। जब स्क्वायर रूट इसका लिया था तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आया था, और जब 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट आपने लिया तो इसकी जो है वो क्या बनी थी 1/2, तो 2 7 दा 14, तो क्या बचा 10⁻⁻7, तो लिहाजा इसका ए पार्ट जो है वो आपके पास करेक्ट है। बाकी जो है पार्ट्स क्यों नहीं करेक्ट, क्योंकि उनके अंदर -7 किसी के अंदर नहीं लिखा, किसी के अंदर 14 लिखा है, किसी के अंदर -14 लिखा है 10 की पावर, तो लिहाजा ए पार्ट ही हमारा करेक्ट है जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे MCQs जिसको हमने बहुत डिटेल के साथ किया है। ठीक है, और ऊपर से वो मिट चुके हैं, खैर अभी आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपका सारा चैप्टर जो है वो भी रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।